हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर मिड टर्म एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 10 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे और सारे एमसीक्यूज एक एक नंबर के हैं। और आपको पता ही होगा जो थ्योरी का एग्ज़ाम है उसमें दो तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, एक जो है आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराता है 75 नंबर का। तो जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो कॉलेज में कराया जाता है, कॉलेज टीचरों के द्वारा कराया जाता है। और जो मिड टर्म एग्ज़ाम है उसका 25 नंबर टोटल होता है, जो कि डिवाइडेड होता है 10 + 10 + 5, यानी 10 नंबर का जो है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन का जो है आपसे एक पेपर कराया जाता है, यानी टेस्ट होता है और जो कि 10 नंबर का होता है। इसके बाद 10 नंबर जो है असाइनमेंट के ऊपर मिलता है और 5 नंबर आपके क्लास और डिसिप्लिन के ऊपर मिलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं एक इस क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, केमिस्ट्री का है। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको साथ में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन पेपर में, जिसमें पूछा जा रहा है मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा सही होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका अगर हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन का टर्म नहीं आता है। इस वजह से जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कि वो जो है कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, यानी उससे स्वतंत्र होता है, तो सी ऑप्शन सही होगा। तो बाकी के जो दो बचे ऑप्शन है वो किसके लिए सही होंगे, 3 बचे जो ऑप्शन है वो किसके लिए सही होंगे, तो वो देख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, तो ऐसा किस में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है। और दूसरे ऑप्शन में देखें तो इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन को बताया गया है, जो कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है ऐसा। और लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो लास्ट वाला जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो ये जीरो ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर और ये सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो हमारा जो है क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर पूछा हुआ था, इसलिए जो है सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टडी ऑफ काइनेटिक्स के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है यूज़ करते हैं, जो कि मेज़र करता है चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट की सहायता से। तो वो जो है मेथड है ऑप्टिकल मेथड। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब लाइट या फिर ट्रांसमिटेड लाइट्स को टाइम के फंक्शन में मेजर्ड किया जाता है और उसकी हेल्प से जो है काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन को पता लगाया जाता है। ठीक है, अगर वहीं बात करें ऑप्शन ए की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ये इसे नोट कर लेना। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन और दिए हैं उसके विषय में भी हम लोग बात कर लेते हैं। कंडक्टोमेट्रिक मेथड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो जो कंडक्टोमेट्रिक मेथड है वो मेजर करने के लिए होता है चेंज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए होता है। वहीं अगर हम बात करें बी ऑप्टिक मेथड जो है वो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और वहीं अगर हम डी ऑप्शन की बात करें पोलैरीमीटर, तो पोलैरीमीटर का इस्तेमाल हम करते हैं रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बाय द कायरल मॉलिक्यूल, यानी किसी कायरल मॉलिक्यूल के द्वारा लाइट को कितना रोटेट किया जाता है उसको मेजर करने के लिए पोलैरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट था, इस वजह से जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि आर्हेनियस इक्वेशन में जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेट ऑफ द रिएक्शन में, वो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन की घटता है, ये बताना है। तो आपको पता है आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, K = E एप्सिलॉन के पावर -EA/RT, जहाँ E जो है आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, R गैस कांस्टेंट होता है और T जो है टेम्परेचर होता है। अगर हम यहाँ पे E को यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कांस्टेंट मान ले, R को कांस्टेंट मान लिया जाए, तो ऐसा देखा गया है कि जब हम T को इंक्रीज करते हैं यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन K की वैल्यू जो है लगातार बढ़ती जाती है। यानी ये जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, इसलिए जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे हो, ये जो है ली चैटलियर प्रिंसिपल से पूछा गया है और आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है बहुत अच्छे से आता ही होगा, क्योंकि आपको पता है ये जो प्रिंसिपल है क्लास 12th में बहुत फेमस है और इसे जो है आप क्लास 12th में बहुत ही मन से पढ़ते हो। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम जो भी इफेक्ट हम रिएक्शन पे डालते हैं वो उसका जो है विरोध करते हैं, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो उस साइड जाएगा जहाँ प्रेशर का इफेक्ट जो है कम हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस साइड जाएगा जहाँ टेम्परेचर कम हो, यानी उसके इफेक्ट को वो कम करना चाहता है। हमने जो भी हमने स्ट्रेस अगर हमने रिएक्शन के ऊपर डाला
वाला है उसको क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिधर स्ट्रेस कम हो सके। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि सिस्टम मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन दैट रिड्यूसेस स्ट्रेस, यानी उधर जाएगा जहाँ पे जो है स्ट्रेस कम हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन। तो हमें बताना है जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर का वो किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। उसका रीज़न हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल में लिखा हुआ है। तो देखो जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो बताता है कि कितना तेज़ रिएक्शन होने वाला है, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो उस पर ये जो वैल्यू होती है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वो कांस्टेंट होती है, जो कि कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है, ना ही टाइम पे डिपेंड करता है, और ना ही कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ये इन तीनों ही फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी ये किसी गिवन टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट आने वाली है। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेंगी। परंतु अगर हम उसमें टेम्परेचर में वेरिएशन लाते हैं, 25 की जगह 26 करते हैं, तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक रेट है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो है उसके मॉलिक्यूल्स में कोलिजन जो होता है उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसे अलग भाषा में समझाया जाए तो आर्हेनियस इक्वेशन से भी समझा जा सकता है। आर्हेनियस इक्वेशन में बताया गया था कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो है इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज किया तो स्पेसिफिक रेट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जो है फैक्टर बनता है टेम्परेचर जो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को जो है प्रभावित करता है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन जो है बढ़ेगी। ठीक है, देखो रिएक्शन होता कैसे है, जैसे ये मान लो हम एक ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये है, मान लो रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए उसके पास एक सर्टेन एनर्जी होना चाहिए जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के पास अगर उतनी एनर्जी है तो वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना पाते हैं, अगर नहीं है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एनर्जी नहीं थी उनमें भी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि उनमें कोलिजन हो रहा है। कोलिजन के दौरान एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है एक दूसरे में। सो जो है जो मॉलिक्यूल जो है जिनमें वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं थी वो भी जो है उस एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। सो जो है नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं और जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल जो है इंक्रीज हो जाते हैं। यानी यहाँ जो ऑप्शन ए है वो सही है, क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नीट जेई जैसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो रियल गैस वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव कब करता है। तो उसका जो कंडीशन है वो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें आइडियल गैस की तो आइडियल गैस जो है गैस लॉ को हमेशा ही फॉलो करता है, चाहे किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो। लेकिन जो रियल गैसेज हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ डेविएशन को शो करते हैं। तो देखो हम जब हाई टेम्परेचर रखते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, हाई टेम्परेचर रखने के जब हम करते हैं तो जो है मॉलिक्यूल्स में कोलिजन बढ़ जाता है, जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम हो जाता है। सो जो हमारा वॉल्यूम है गैस के वॉल्यूम को उसको निग्लेजिबल किया जा सकता है। ठीक है, उस केस में। ठीक है, अगर वहीं अगर एट लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर करने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, जो वो भी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कम करने में जो है मदद करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जो है कम करता है, जिसकी वजह से जो है ये जो है आइडियल बिहेवियर को शो करता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 काफी इजी क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है बाई डेंटेड लिगेंड कौन है। बाई मतलब होता है दो, डेंटेड मतलब डोनर एटम से यहाँ मतलब है, डेंटेड मतलब दांत यहाँ नहीं मतलब है, यहाँ डोनर एटम से मतलब है। इसमें मतलब कौन सा है जो दो डोनर एटम प्रेजेंट है उसमें, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें इथाइलिन डाइएमीन जो है इसमें दो डोनर एटम होते हैं। वहीं अगर हम EDTA की बात करें तो इसमें 6 डोनर एटम होते हैं, इसलिए ये हेक्सा डेंटेड होगा। वहीं एसीटोटो में एक डोनर एटम होता है और पायरिडीन में भी एक डोनर एटम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इथिलीन डाइएमीन की, तो इथिलीन डाइएमीन में जो है इसका स्ट्रक्चर देखो तो NH2 CH2 CH2 NH2 होता है, ठीक है। तो ये रहा, ये इसे CH2 CH2 NH2, इसे जो है इथिलीन डाइएमीन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो डोनर एटम दिख रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर होगा जो कि मेटल को डोनेट करने के काम में आएगा, एक यहाँ से डोनेट करेगा एक यहाँ से, इसलिए ये जो है बाइडेंटेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा थ्योरी है जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग जो है ट्रांजिशन मेटल में जो होता है उससे एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। ये ऑप्शन बी क्यों करेक्ट होगा, इसका रीज़न ये है कि जो मेटल होता है ट्रांजिशन मेटल, उसमें जो d ऑर्बिटल है उसके में जो है लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन का जो लोन पेयर है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ जाता है d ऑर्बिटल में। जब ये d ऑर्बिटल में जाता है तो जो 5d ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग हो जाती है लोअर और हायर एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये थ्योरी जो है यूज़ में आती है। तो यहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने लिख के दे दिया है, तो आप इसे पढ़ लेना। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें पूछा जा रहा है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ मेटल कॉम्प्लेक्स को कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं। तो हम हर एक फैक्टर को डिटेल में जानेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ऑल ऑफ द एबव। तो हम जानेंगे कि ये जो पहला फैक्टर है वो कैसे जो है इफेक्ट करता है, दूसरा फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है, और तीसरा फैक्टर जो है किस तरह थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो सारे को हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम साइज की बात कर लेते हैं। तो जो साइज और चार्ज है मेटल आयन का, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ अ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। इन जनरल अगर बात करें तो स्मॉल जो है मेटल आयन के पास हायर चार्ज होता है, जिसके कारण उसमें हायर स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। और उसके पास हाई चार्ज डेंसिटी होता है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बनते हैं, जिसके कारण जो है स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है स्मॉल केटायन होके जो है स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम बात करें एनायन की यानी लिगेंड की, तो लिगेंड के पास अगर चार्ज जो है ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा कि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि वो डोनेट ज़्यादा करेगा तो उसमें जो है मोर स्टेबिलिटी आएगी। लास्ट में अगर हम बात करें तीसरे ऑप्शन की, ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, तो ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स जितना वो सिंपल ज्योमेट्री होगा, जैसे ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर ज्योमेट्री है, तो वो मोर स्टेबल होगा एज देन अदर, क्योंकि उसमें क्या होगा रिपल्सन को मिनिमाइज कर देगा, ठीक है। इस वजह से जो है ज्योमेट्री भी जो है एक फैक्टर बन जाता है किसी मेटल के स्टेबिलिटी को डिसाइड करने में। तो ये तीनों जो है फैक्टर जो है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को, इसके अलावा भी और भी फैक्टर हैं जैसे सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब भी जो है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ अ मेटल कॉम्प्लेक्स को प्रभावित करते हैं।